हेलो गाइस, मैं अशफाक अहमद फ्रॉम फैदम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको कंडक्शन ऑफ द स्टिमुलस बताया था। पहली चीज़ मैंने बताया था कि इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स एनी एक्सटर्नल चेंज और हाउ इट इज़ प्रोपैगेटेड। तो इसके प्रोपैगेशन को, यानी प्रोपैगेशन ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स के बारे में मैंने कई बातें आपको बताई थी कि इट फॉलो, पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज़ नॉन डेक्रीमेंटल। नॉन डेक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि कभी भी जिस थ्रेशोल्ड से स्टिमुलस स्टार्ट होता है वो पूरे एंटायर न्यूरॉन तक उसका थ्रेशोल्ड वही होता है, कोई उसमें देयर इज नो डिक्रीज इन द थ्रेशोल्ड ऑफ स्टिमुलस। दूसरी पॉइंट मैंने बताया था कि इट फॉलोज आर ऑनलाइन प्रोसेस, कि या तो स्टिमुलस अगर प्रोपैगेट करेगा तो पूरे न्यूरॉन में, और नहीं तो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि एंटायर प्रोसेस इज इलेक्ट्रोकेमिकल, और मैंने बताया था कि एक न्यूरॉन में ये इलेक्ट्रिकल होता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये स्टिमुलस केमिकल होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम साइट ऑन टू एक्सॉन। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। एंड द नेक्स्ट वन इज कि मोर इन माइलिनेटेड देन नॉन माइलिनेटेड, और मैंने बताया था कि माइलिनेटेड में ये स्टिमुलस जो प्रोपैगेट होता है वो जंपिंग होती है इसकी फ्रॉम वन नोड ऑफ न्यूरॉन टू वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर, क्योंकि इस नोड ऑफ रैनवियर पे पोटेशियम आयन का, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन 1000 टाइम, नियरली 1000 टाइम मोर होता है। यानी जंपिंग इसमें जो प्रोपैगेशन होता है वो फ्रॉम वन नोड ऑफ न्यूरॉन टू अनदर, एंड दिस इज कॉल्ड द साल्टेटरी कंडक्शन, द टर्म गिवन बाय हेनरी डेल, ए ग्रेट फार्माकोलॉजिस्ट। तो कल हमने आपको ये बताया था, इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि ये प्रोपैगेशन कैसे होता है, मगर मैंने ये बताया था कि एक न्यूरॉन में कैसे होता है। तो हमने आपको बताया था कि एक न्यूरॉन में ये प्रोपैगेशन इलेक्ट्रिकल होता है, और ये इलेक्ट्रिकल कैसे होता है, बाय द एंड द स्टिमुलस एंड द प्रोपैगेशन ऑफ इम्पल्स स्टार्टेड बाय द एंट्री ऑफ सोडियम आयन। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फॉर्म में ये टर्मिनल एंड पर जब पहुंचता है, तो मैंने कहा था कि टर्मिनल एंड ऑफ द न्यूरॉन या टर्मिनल एंड ऑफ डेंड्राइट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम चैनल। और जैसे ही ये स्टिमुलस टर्मिनल एंड पर पहुंचता है, दिस ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम आयन। हमने आपको बताया था कि टर्मिनल एंड पे कैल्शियम चैनल होते हैं, और इस प्रोपैगेशन ऑफ स्टिमुलस जैसे ही वहाँ पहुँचता है, दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल, एंड नाउ कैल्शियम चैनल स्टार्ट टू एंटर इन द न्यूरॉन। अब जैसे ही ये कैल्शियम अंदर पहुँचता है, ये हमने बताया था कि टर्मिनल एंड पे तमाम केमिकल से भरी हुई वेजाइकिल होती हैं, जिनको कहते हैं सिनेप्टिक वेजाइकिल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने ये बताया था आपको कि जो टर्मिनल एंड होता है वो लिटिल सॉलिन होता है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब। और इस सिनेप्टिक नॉब पे तमाम वेजाइकिल होती हैं। तो इसमें से कुछ वेजाइकिल तो बिल्कुल क्लियर या बिल्कुल स्कैटर्ड होती हैं, और इनको कहते हैं क्लियर्ड वेजाइकिल। और दूसरी मैंने बताया कि सम ऑफ द वेजाइकिल अकर्स नियर टू द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन आपका है, और ये कैल्शियम चैनल से ट्रिगर से कनेक्टेड होती हैं। और मैंने ये बताया था कि ये जो फ्री वेजाइकिल हैं, इस फ्री वेजाइकिल में ये वेजाइकिल फ्रीली स्कैटर्ड नहीं होती, बल्कि सिनेप्टिसिन नाम के एक प्रोटीन से ये लिंक्ड होती हैं। अब जैसे ही ये स्टिमुलस यहाँ पहुँचता है, कैल्शियम आयन इसमें एंटर होना शुरू होता है। अब ये कैल्शियम आयन सिनेप्टिक वेजाइकिल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं सिनेप्टोब्रेविन। ये कैल्शियम आयन सिनेप्टोब्रेविन प्रोटीन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन की प्रोटीन को अटैच कर देता है। यानी जैसे ही कैल्शियम आयन इसमें एंटर होता है, ये जो सिनेप्टिक वेजाइकिल हैं वो पहुंच जाती हैं कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये सिनेप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन पर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। और उसके बाद ये प्री सिनेप्टिक, तो ये
कैल्शियम आयन का बेसिक काम क्या होता है कि ये फ्यूज करा देता है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और उसके बाद इसमें ये एक प्रोटीन होती है जिसको सिनेप्टोन्यूरिन, ये सिनेप्टोन्यूरिन को रप्चर करता है, जिससे कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या इस सिनेप्टिक वेजाइकिल में एक लिटिल सेल, ये दोनों फ्यूज कर जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सिनेप्टिक वेजाइकिल की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक क्या होता है, ये फ्यूज कर जाती हैं और ये रप्चर होती हैं, और जिससे एक लिटिल पोर के जरिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बाहर आता है, पहले न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है इसमें सिनेप्टिक नॉब में या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये कहाँ आता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है। अब ये इस पे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जैसे ही ये कैल्शियम आयन एंटर करता है, ये सिनेप्टिक वेजाइकिल की मेम्ब्रेन ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से फ्यूज करके ये रिलीज कर देती हैं, और इस फेनामेना ये रिलीज करती हैं, क्या रिलीज करती हैं, इसके अंदर जो कंटेंट है, यानी कंटेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेजाइकिल न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड, और उसके बाद फिर जैसे ही ये सिनेप्टिक वेजाइकिल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये जो पोर होता है वो सील कर जाता है, और फिर उसके बाद ये जो सिनेप्टिक वेजाइकिल है ये फिर आ जाती है सिनेप्टिक नॉब के, और इस प्रोसेस को आपको आगे पढ़ाया जाएगा, या इस प्रोसेस को कहते हैं किस एंड रन प्रोसेस, किस एंड रन। यहाँ टच करके उसको भाग जाता है, ठीक। अब उसके बाद ये केमिकल कहाँ रिलीज होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे तमाम रिसेप्टर होते हैं, और ये रिसेप्टर इस सिनेप्टिक, ये जो सिनेप्टिक वेजाइकिल से जो सब्सटेंस रिलीज हुआ है इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। दैट न्यूरोट्रांसमीटर आर रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर कई तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। अब इस रिसीव करने के बाद ये इस रिसेप्शन के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे, मतलब ये जो इम्पल्स है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये रिसेप्टर इसको रिसीव करता है, और रिसीव करके फर्दर इसमें दो प्रोसेस से ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये गेट स्टिमुलेटेड या एक्साइटेड बाय द डू प्रोसेस। इट मे बी, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी होता है। तो इससे जो ओपनिंग, अब ये जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ ये अटैच होता है रिसेप्टर से। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इनहिबिटरी भी होते हैं या एक्साइटेटरी भी होते हैं। तो अब ये दो तरह से अगले न्यूरॉन में ये इस स्टिमुलस को दो प्रोसेस से कन्वे करते हैं फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक। पहला प्रोसेस तो होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर या तो इसमें ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है तो वो दो प्रोसेस से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ये कन्वे करता है स्टिमुलस को। कैसे, एक तो ये होता है कि इट मे काज द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल या पोटेशियम चैनल को ओपनिंग करता है। तो अब ये कैसे करता है ये हम आपको बता रहे हैं। पहले क्या होता है कि ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ये अटैच होता है रिसेप्टर एट द सरफेस ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये अटैचमेंट, ये न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह से काम करता है। पहला प्रोसेस तो होता है बाय ओपनिंग द आयन चैनल, ओपनिंग द आयन चैनल, ion channel or by mediating the second messenger। ये या तो सोडियम चैनल को खोल देता है, अब ये, और या तो ये चैनल को ओपन करता है,
क्योंकि ये एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक न्यूरो हार्मोन होता है, और हार्मोन 3 तरह से काम करते हैं। तो उसमें एक प्रोसेस हार्मोन एक्शन की मैकेनिज्म 3 होती है, या तो ये परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को बदल देते हैं, या सेकेंड मैसेंजर लेवल पे काम करते हैं, या जीन लेवल पे काम करते हैं। तो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को चेंज करते हैं। ऑल द न्यूरोट्रांसमीटर चेंज द परमेबिलिटी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये जब ये रिसेप्टर अटैच होता है और ये रिसेप्टर जैसे ही उसमें आता है तो ये रिसेप्टर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करता है कि सोडियम चैनल को खोल देता है। अब जब सोडियम चैनल को इसमें खोलता है तो क्या होता है कि फिर फर्दर इसमें डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। अब ये डीपोलराइजेशन क्या करता है, जैसे ही डीपोलराइजेशन अपने एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचता है, नेक्स्ट न्यूरॉन में ये वाइब्रेशन सेटअप हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहते हैं। अब ये कहीं कहीं कैसे तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो इनहिबिटरी भी होते हैं। तो अब ये कैसे इनहिबिट करते हैं इसको आपको पढ़ना है। तो कोई ये जो इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ये कैसे काम करते हैं, तो अब कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं, देयर आर सर्टेन न्यूरॉन, इनका इनहिबिशन का भी 3 प्रोसेस होता है कि कुछ न्यूरॉन अपने टर्मिनल एंड पर जैसे इन पर एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है ये कैल्शियम चैनल को खोल देते हैं। अब जब कैल्शियम चैनल खुलता एक्सट्रीमली सॉरी, तो कुछ जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये कैल्शियम चैनल को खोलते हैं, मगर कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो अपने टर्मिनल एंड पर क्लोराइड चैनल को खोल देते हैं। एंड दिस एंट्री ऑफ द क्लोराइड चैनल, दिस एंट्री ऑफ द क्लोराइड काजेज द हाइपर पोलराइजेशन। अब जैसे ही ये स्टिमुलस ये पोटेंशियल हाइपर पोलराइजेशन रेंज पर पहुंचता है, और वो रेंज होती है जैसे कि पहले मैंने बताया कि +35 पर तो ये स्टार्ट होता है, मगर स्टार्ट होने के बाद इस सोडियम आयन की एंट्री बंद नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है कि ये सोडियम की ये एंट्री कंटिन्यू रहती है। और जब ये पोटेंशियल 85 पर पहुंचता है तब ये चूंकि वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं और इस पोटेंशियल पर ये सोडियम या जो चैनल होते हैं, चैनल गेट्स, ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो बंद होने लगते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म की ये पोटेंशियल चेंज पर क्यों खुलते और बंद होते हैं, इसकी मैकेनिज्म अभी स्टिल अननोन है। अब 85 पर जैसे, तो इसका मतलब कि जो प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन होता है वो दैट इज काज्ड बाय द एंट्री ऑफ द क्लोराइड आयन। दिस मस्ट बी नोट डाउन क्योंकि इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मेनी टाइम इन पीएमटीज द हाइपर पोलराइजेशन। तो एंट्री ऑफ द, तो जस्ट फॉर योर काइंड नोटिस दैट एंट्री ऑफ क्लोराइड, क्योंकि ये निगेटिव अब अंदर चार्ज, फिर तो ये क्या करता है कि क्लोराइड आयन काजेज हाइपर पोलराइजेशन। एंट्री ऑफ क्लोराइड हाइपर पोलराइज, यानी बेसिकली जो हाइपर पोलराइजेशन जब हुआ तो आयन एक्सचेंज के चैनल बंद हो जाते हैं। यानी सोनली जो हाइपर पोलराइजेशन फेनोमेनन है, हाइपर पोलराइजेशन फेनोमेनन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर inhibition of impulse, तो कुछ ये क्लोराइड चैनल से ये हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट होता है। अब तो एक तो प्रोसेस तो ये हो गया कि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो इस जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं तो दैट इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर एट द सरफेस ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये रिसेप्टर इसको लेकर के इसको एक जो नेक्स्ट न्यूरॉन में एंटर करता है। अब जैसे ही ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एंटर होता है इट स्टार्ट द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल के ओपनिंग को खोल देता है। अब इससे क्या होता है, यानी जो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा वो बाय द एंट्री ऑफ द सोडियम है। यानी जो काम यहाँ स्टिमुलस कर रहा था, यहाँ पर सोडियम चैनल को खोल रहा था कौन, स्टिमुलस, मगर यहाँ पर स्टिमुलस जो काम प्री सिनेप्टिक में सोडियम करता है वही पोस्ट सिनेप्टिक में सोडियम का ये न्यूरोट्रांसमीटर करता है। यहाँ पर तो स्टिमुलस से सोडियम चैनल खुला है, मगर यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक में ये सोडियम चैनल किसके जरिए खुलता है, बाय द न्यूरोट्रांसमीटर। यानी हियर द न्यूरोट्रांसमीटर
चेंजेज द परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि जितने भी न्यूरो हार्मोन हैं वो परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को चेंज करते हैं, और यही परमिबिलिटी ऑफ द चेंज से उनके अंदर इनहिबिशन या एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट। अब दूसरा प्रोसेस, तो ये तो आयन चैनल खोलता है, तो या तो अब देखिए अगर यहाँ पे उसने सोडियम, तो या तो क्लोराइड आयन से ये हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट होता है, या जो पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन होता है, यहाँ तो प्री सिनेप्टिक हुआ, मगर पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंट्री ऑफ द सोडियम आयन और एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन। तो आप ये लिख लेंगे कि सोडियम आयन की जो पोस्ट सिनेप्टिक डिपोलराइज, अब ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में सोडियम की एंट्री से फिर डिपोलराइजेशन होगा, और ये डिपोलराइजेशन या तो सोडियम आयन की एंट्री से होता है या कैल्शियम आयन का। इसका मतलब कि सोडियम और कैल्शियम क्या करते हैं, ये पोस्ट सिनेप्टिक एक्साइटेटरी न्यूरॉन के चैनल को खोलते हैं। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जिनकी एंट्री से पोटेशियम बाहर आता है, तो इसका मतलब पोटेशियम जब बाहर आएगा तो वो क्या होगा कि वो इनहिबिशन हो जाएगा इसका पोटेशियम। तो इसका मतलब इनहिबिशन के लिए, इनहिबिशन में क्या होता है कि पोटेशियम आयन बाहर जाता है, और उसके बाद एक्साइटेशन में ये क्लोराइड आयन, ये कैल्शियम आयन और सोडियम आयन की एंट्री होती है। यानी एक्साइटेशन इज काज्ड बाय द एंट्री ऑफ द ओपनिंग बाय द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन एंड सोडियम, बट द इनहिबिशन इज कॉल्ड बाय, अब ये वो ट्रांसमीटर जो पोटेशियम चैनल को खोलेंगे वो दैट विल बी कॉल्ड द इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, और जो सोडियम और कैल्शियम आयन को एंट्री को ट्रिगर करेंगे वो कहलाएंगे ये कहलाएंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब दूसरा प्रोसेस मैंने बताया है कि बाय मेडिएटिंग द सेकंड मैसेंजर। दूसरा प्रोसेस मैंने बताया कि बाय मेडिएटिंग द सेकंड मैसेंजर। तो ये जो जब टर्मिनल एंड पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर, और वो उसमें ये रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है, और रिसीव करके ये जब एंटर होता है तो इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक जी प्रोटीन होती है, गुलिमान प्रोटीन, और ये जी प्रोटीन सेकंड मैसेंजर का काम करती है, और ये जी प्रोटीन 3 यूनिट की बनी होती है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर अल्फ़ा, बीटा, गामा की ये जी प्रोटीन बनी होती, जी प्रोटीन डिनोट गुलिमान प्रोटीन। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर एंटर इस रिसेप्टर के जरिए एंटर होता है, वो जी प्रोटीन के अल्फ़ा यूनिट को अलग कर देता है, ये अल्फ़ा यूनिट को अलग कर देता है। ये मान लीजिए इसकी अल्फ़ा यूनिट अलग हो गई, तो ये अल्फ़ा यूनिट जब अल्फ़ा यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन अलग होती है तो ये हाईली एक्टिव हो जाती है, और ये या तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पोटेशियम चैनल को खोल देती है। अब जब जाहिर सी बात है कि पोटेशियम बाहर जाएगा तो ये डिपोलराइज होगा। अब दूसरा काम ये करता है कि या तो ये अल्फ़ा प्रोटीन ये अल्फ़ा यूनिट ऑफ जी प्रोटीन पहला काम क्या करता है, ओपन द, या तो ये पोटेशियम आयन को बाहर कर देता है, और दूसरा काम ये करता है कि ये एक्टिवेट कर देता है एक एटीपी एंजाइम को, जिससे वो एनर्जी जब निकलती है तो वो डिपोलराइजेशन करता है। तीसरा एक्टिवेट कर देता है जीन को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोलराइजेशन, और या तो कुछ इंट्रासेलुलर प्रोटीन को ये अलग कर देता है। इस अल्फ़ा प्रोटीन का या अल्फ़ा यूनिट ऑफ जी प्रोटीन 4 तरह से काम करता है। एक तो ये पोटेशियम आयन को या तो ये पोटेशियम चैनल को खोल देता है, एंड द एग्जिस्ट ऑफ द पोटेशियम चैनल काजेस डिपोलराइजेशन। दूसरा क्या करता है कि ये अगर एक्टिव एंजाइम ये एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है,
या तो ये जीन से अटैच होकर के इसको एक अदर प्रोटीन के लिए इंड्यूस करता है और वो अदर प्रोटीन इसमें डीपोलराइजेशन क्रिएट कर देता है। तीसरी प्रोटीन होती है जो चौथा काम इसका ये होता है कि वो एक्टिवेट कर देता है अदर प्रोटीन अदर इंट्रासेलुलर प्रोटीन, और इससे क्या होता है कि ये इसमें डीपोलराइजेशन, ये मेम्ब्रेन है, ये डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब ये कैसे इनहिबिशन होता है, तो इसका मतलब कि जो हार्मोन, जो न्यूरो हार्मोन है, या तो आयन चैनल को खोल देते हैं। अब आयन चैनल में मैंने कहा कि जिस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में सोडियम या कैल्शियम की एंट्री होगी, या सोडियम और कैल्शियम की एंट्री, सोडियम या कैल्शियम आयन चैनल ओपन होंगे और उसमें सोडियम और कैल्शियम की एंट्री होगी, वो डिपोलराइज होगी फर्दर, और ट्रांसमिशन क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। दैट मीन्स कि इट एक्ट एज ए एक्टिव, ये एक्साइटिंग चैनल। अब दूसरा क्या है कि या तो ये हमने बताया आपको कि पोटेशियम को बाहर कर देता है, तो पोटेशियम को बाहर करेगा जब, या क्लोरीन आयन को एंटर करेगा, तो इस क्लोरीन आयन की एंट्री से और पोटेशियम आयन के एग्जिस्ट से ये क्या होता है कि इनहिबिशन होता है। अब कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं, अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, अब जैसे कि ये पोस्ट सिनेप्टिक या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, तो कुछ जैसे कल हमने बताया था कि नियरली 50 टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हैज बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। तो ये कुछ प्री सिनेप्टिक नॉब में कुछ केमिकल होते हैं जो इनहिबिटरी होते हैं, जैसे गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये इनहिबिटरी होता है। तो ये गाबा कैसे इनहिबिट करता है, या ग्लाइसिन हमने बताया था, ग्लाइसिन एक एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है। जैसा कि नॉर्मल आप पढ़ते हैं कि ग्लाइसिन इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये ग्लाइसिन, जस्ट फॉर योर काइनेटिक, लेटेस्ट रिसर्च रिवील्ड दैट द ग्लाइसिन इज बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब ये गाबा इनहिबिटरी है। अब इसका मतलब ये है कि जब अगर गाबा न्यूरॉन इनहिबिटरी है तो गाबा क्या करेगा, नेक्स्ट या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ये हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करेगा। बिकॉज हमने आपको अर्लियर बताया है कि द हाइपर पोलराइजेशन फेनोमेना इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ इम्पल्स। यू मस्ट नोट डाउन इट कि द हाइपर पोलराइजेशन फेनोमेनन, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन पे सोडियम गेट बंद हो जाते हैं और हाइपर पोलराइजेशन प्रोसेस ही सोनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनहिबिशन ऑफ इम्पल्स। अब ये गाबा कैसे करता है, तो इसका मतलब कि गाबा की एंट्री या तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करेगी। अब ये कैसे हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करेगा, या तो ये पोस्ट सिनेप्टिक के क्लोराइड चैनल को खोल देगा। अब जब ये क्लोराइड चैनल खुलेगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। यही काम ग्लाइसिन का भी होता है। इसका मतलब कि गाबा कंटेनिंग न्यूरॉन, ये जो गाबा न्यूरॉन होते हैं जिनके टर्मिनल एंड पर गाबा से भरी हुई वेजाइकिल होती है, उसको गाबानर्जिक न्यूरॉन कहते हैं। तो ये गाबा क्या करता है, इनहिबिटरी होता है। इसके रिसेप्टर, अब मान लीजिए कि ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में गाबा की एंट्री हुई, तो ये गाबा रिला और ये इसके प्रोटीन इसको ले गए, तो गाबा या तो दोनों, गाबा प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों पे कैल्शियम चैनल, क्लोराइड चैनल को खोल सकता है। ये अगर प्री पर खोल देगा तो इसको प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन कहेंगे। अगर पोस्ट में जा करके ये खोलता है तो पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन। यानी गाबा जो है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों ही इनहिबिशन का, दोनों एंड पे इनहिबिशन का काम करता है। एंड दिस पॉइंट इज आल्सो मस्ट बी नोटेड बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये अक्सर ये पूछा जाता है कि गाबा जो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड है ये कैसे इनहिबिट, किस एंड पर इनहिबिट करता है। तो ये या तो प्री पर भी इनहिबिट करेगा और पोस्ट पर भी इनहिबिट करेगा। अब जैसे कि बहुत सी, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो
अब ये ट्रांसमिशन या तो इनहिबिटरी हुआ, अब अगर मान लीजिए इनहिबिटरी है तो यही स्टॉप कर जाएगा, फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। अगर यहाँ प्रीसिनेप्टिक इनहिबिटरी है तो ये यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, फर्दर इनहिबिशन नहीं होगा, या नर्व ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब हाँ, तो हमने ये बताया कि ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में या नॉब पे जो सिनेप्टिक वेसिकल होती है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों होता है। तो गाबा और ग्लाइसिन ये दोनों इनहिबिटरी होते हैं, यानी ये क्या करते हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया कि गाबा प्री सिनेप्टिक इनहिबिटरी भी हो सकता है। अगर ये प्री सिनेप्टिक इनहिबिटरी कब होगा, जब ये क्लोराइड चैनल को खोलेगा, और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिटरी कब होगा, जब ये पोटेशियम चैनल को खोलेगा। तो इस पे जो अगर ये गाबानर्जिक न्यूरॉन कि गाबानर्जिक न्यूरॉन का मतलब हुआ कि जिसमें गाबा भरा होगा, जिसमें गाबा होगा न्यूरोट्रांसमीटर, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये गाबा रिलीज जो भी न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर एट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, कुछ तो रिसीव कर लिए जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं इसी न्यूरोट्रांसमीटर या इसी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रह जाते हैं। तो अब इनका फ्यूचर क्या होता है, ये सम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर आर री इनटेक, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सम अमाउंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज री इनटेक, ये री इनटेक हो जाता है, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सर्टेन एंजाइम के जरिए उसको फर्दर अपने कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपके ड्रग एंड मेडिसिन में एक टॉपिक होगा, तो उसमें कोकेन होगा, कोकेन। तो कोकेन जो होता है ये क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा डोपामीन। तो ये डोपामीन क्या होता है कि री इनटेक को कम कर देता है। ये जो कोकेन है वो क्या करता है, इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ डोपामीन। कोकीन क्या करता है, रीअपटेक कर देता है, या सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम, इसमें क्या होता है कि इस जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है उसमें सर्टेन एंजाइम होते हैं जो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो डोपामीन को ये कम कर देता है। ठीक, दूसरी बात ये है कि गाबा जब इसमें जाता है तो इनहिबिट करता है। तो अब जैसे कि जैसे कि सेडेटिव मेडिसिन आपने एक सुना होगा, तो वो सेडेटिव मेडिसिन या बारबिट्यूरेट या डाइजीपाम ये क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि जब गाबा यानी ये क्या होता है, एगोनिस्ट टू द यानी पोटेंशियलेट द गाबा रिसेप्टर। जैसे सेडेटिव होता है जो नींद लाने के लिए सेडेटिव है, या एंटी एंजाइटी ड्रग है, ये क्या करते हैं कि गाबा रिसेप्टर को पोटेंशियलेट कर देते हैं। जब गाबा रिसेप्टर पोटेंशियलेट होंगे तो ज़्यादा गाबा एंटर होगा, और जब गाबा ज़्यादा एंटर होगा तो रिलैक्स तो क्या होगा, इनहिबिशन होगा, और जब इनहिबिशन ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन महसूस होगा, ये यानी नर्व ट्रांसमिशन स्लो होगा। तो जितने भी एंटी कन्वल्सेंट हैं जैसे कि गाबालिन है या बारबिट्यूरेट है, ये क्या है, ये यानी जैसे कि सेडेटिव बारबिट्यूरेट, ये सब क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर को पोटेंशियलेट कर देते हैं। जब गाबा रिसेप्टर को पोटेंशियलेट करेंगे तो गाबा क्या होगा, गाबा तेज़ी से काम करेगा, और गाबा क्या है, एक इनहिबिटरी है। तो जब ये इनहिबिट करेगा या स्लो डाउन होगा तो आपको, या जैसे डाइजीपाम है, ये भी क्या करता है कि गाबा रिसेप्टर को पोटेंशियलेट कर देता है। ये इसकी मैकेनिज्म होती है। अब आपने एक बीमारी सुना होगा टिटेनस, या आपने पढ़ा होगा बार्टुलिज्म। ये दोनों भी जो टिटेनस टॉक्सिन, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया होता है ग्राम निगेटिव, उससे एक टॉक्सिन निकलती है टिटेनोस्पाज्मिन,
और बाटुलिन से जो टॉक्सिन निकलती है बाटुटॉक्सिन, तो ये बाटुलिन टॉक्सिन और टिटेनस टॉक्सिन यही तो इसमें से टिटेनस टॉक्सिन क्या करती है, गाबा रिसेप्टर को की पोटेंशियलिटी को कम कर देती है। तो जब कम कर देगी गाबा रिसेप्टर की पोटेंशियलिटी को ये कम करेगा तो गाबा का वर्किंग फंक्शन कम हो जाएगा, और ये चूंकि इनहिबिशन का काम कर रहा था, इसका मतलब इनहिबिशन नहीं होगा और नर्व ट्रांसमिशन फास्ट हो जाएगा। और जब नर्व ट्रांसमिशन फास्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको आपको क्या होगा कि एक्साइटमेंट महसूस होगा। मगर बाटुलिन क्या करता है, एक तो ये टिटेनोस्पाज्मिन जो टिटनस से निकलता है, ये गाबा की एक्टिविटी को कम करता है, मगर बाटुलिन गाबा की एक्टिविटी को गाबा रिसेप्टर को पोटेंशियलेट करता है, ये इनहिबिट करता है और ये पोटेंशियलेट करता है। तो जब ये पोटेंशियलेट करेगा तो गाबा रिलीज नहीं होगा, यानी गाबा जब कम आएगा तो इसमें क्या होगा, इनहिबिशन होगा। इसलिए ये एक दूसरे के एंटागोनास्ट हैं। टिटेनस स्पाज्मिन, ये जो टिटेनस या टिटेनोस्पाज्मिन है, ये गाबा के एक्शन को यानी गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम करता है, और इसीलिए क्या होता है, नर्व ट्रांसमिशन तेज हो जाता है, इनहिबिशन कम होगा। और बाटुलिन क्या करता है कि इसको पोटेंशियलेट करता है, इसलिए क्या होता है कि इसमें ट्रांसमिशन कम हो जाता है, यानी ये ट्रांसमिशन को तेज़ करता है और ये ट्रांसमिशन को फास्ट करता है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में आपने एक बहुत रेयर डिजीज़ पढ़ा होगा जो नियरली 25 to 150 होती है 1 मिलियन में, उसको कहते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। तो ये टिटेनोस्पाज्मिन, द टॉक्सिन ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये गाबा एक्टिविटी को कम कर देता है, और जब गाबा की एक्टिविटी कम होगी तो इसका मतलब कि ये ट्रांसमिशन फास्ट होगा। इसके अगेंस्ट बाटुलिन बैक्टीरिया, ये भी क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया होता है, इससे जो टॉक्सिन निकलती है वो गाबा एक्टिविटी को फास्ट कर देता है, और जब गाबा की एक्टिविटी फास्ट होगी यानी पोटेंशियलेट कर देता है गाबा रिसेप्टर को, तो जब गाबा रिसेप्टर पोटेंशियलेट होंगे या गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी जब फास्ट होगी तो गाबा चूंकि इनहिबिशन करता है तो इसलिए ये इनहिबिट करेगा। तो इसका मतलब कि बाटुलिज्म में क्या होगा, नर्व ट्रांसमिशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये गाबा को सपोर्ट कर रहा है और गाबा एक इनहिबिटरी है। और टिटेनस क्या करता है कि गाबा की एक्टिविटी को कम करता है, तो जब वो इनहिबिटरी एक्टिविटी कम होगी तो इसका मतलब कि ट्रांसमिशन फास्ट होगा। अब हमने बताया कि कोकेन क्या करता है कि ये डोपामीन के री इनटेक को कम कर देता है। अच्छा, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि नर्व डैमेज हो रही, या जैसे बहुत सी जब खाना, जैसे आदमी जैसे कि जब एनर्जी नहीं लेता है ठीक से, तो या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो एनाक्सिया कंडीशन में या इस्कीमिया में ये नर्व कमज़ोर होने लगती है। इसका रीज़न ये है कि जब एनाक्सिया की कंडीशन में और इस्कीमिया की कंडीशन में इसका इंटेक कम हो, अमीन का इंटेक कम होगा, और जब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका रीअपटेक कम होगा, और जब रीअपटेक कम होगा तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। ये कंडीशन होती है, यानी एनाक्सिया एंड इस्कीमिया से क्या होगा कि नर्व डैमेज इसलिए होती है कि वो गाबा यानी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रीअपटेक नहीं होता। इसके अलावा एक बीमारी आपने पढ़ा होगा मायस्थेनिया ग्रेविस। ह्यूमन बीइंग में एक बहुत ही रेयर डिजीज होती है मायस्थेनिया ग्रेविस। तो ये मायस्थेनिया ग्रेविस, मायो मीन्स मसिल, एस्थेनिया का मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाना, और ग्रेविस का मतलब कि इतना कम हो जाता है कि ग्रेवयार्ड तक पहुंचा देता है। तो ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है, और 25 to 125 पाई जाती है आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन में ये 25 से 125 लोगों को होती है। अब ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब आप समझते होंगे कि बॉडी में अपने ही प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो एसिटिल कोलिनर्जिक फाइबर होते हैं,
तो जितनी भी आपकी मसल्स है, यानी हमने ये बताया था कि अल्टीमेटली नर्व का ट्रांसमिशन कहाँ, नर्व का टर्मिनेशन कहाँ होता है, यानी जितने भी न्यूरॉन हैं उन ये टर्मिनेटेड होते हैं आइदर टू द मसल और ग्लैंड। तो जो न्यूरॉन मसल्स को टर्मिनेट होते हैं, मसल्स पे टर्मिनेट होते हैं, वो अपने टर्मिनल एंड पर, ये कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन होता है। और ये हमेशा जो भी न्यूरॉन मसल्स को सप्लाई होता है उसको, वो हमेशा कॉलिनर्जिक होता है, कॉलिनर्जिक। तो ये कॉलिनर्जिक फाइबर होते हैं और अपने टर्मिनल एंड पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, एसिटिल कोलिन। तो ये एसिटिल कोलिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है अपने मस्कुलर एंड पर। और जब ये एंड पर रिलीज होता है तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर, ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होते हैं, जिसको कहते हैं निकोटिनिक। ये दो तरह के होते हैं, निकोटिनिक और तो सिंपली ये जान लीजिए कि ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, निकोटिनिक। ठीक, अब ये निकोटिनिक जो रिसेप्टर होते हैं ये एसिटिल कोलिन को रिसीव करते हैं, और ये रिसीव करके इसको एंटर करते हैं, तब उसमें क्या होता है, कैल्शियम चैनल खुलता है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये एसिटिल कोलिनर्जिक फाइबर क्या होते हैं कि ये नर्व को सप्लाई, यानी इसको मसल्स को सप्लाई होते हैं, और यही एसिटिल कोलिनर्जिक फाइबर की कमी हो जाती है बॉडी में। इसी एसिटिल कोलिनर्जिक फाइबर या जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं उनकी कमी हो जाती है। इसके अगेंस्ट इसी न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और वही एसिटिल कोलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर की इसमें कमी हो जाती है। अब जब कमी हो जाएगी एसिटिल कोलिन की तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो सारी एक्टिविटी धीरे धीरे आपकी कम होगी, और जिस दिन ये रेस्पिरेटरी मसल फेल होगी उस दिन क्या होगी, रेस्पिरेटरी फेल्योर से डेथ हो जाएगी। तो ये जो एसिटिल कोलिनर्जिक फाइबर होते हैं उनमें क्या, यही एसिटिल कोलिन रिसेप्टर की कमी हो जाती है, किसमें, मायस्थेनिया ग्रेविस में। अब तो इसकी एक दवा भी आ गई है मेस्टोमिन 60, जो कि, तो अब इसमें अर्लियर टाइम में क्या करते थे, जो रिमेनिंग एसिटिल कोलिन होता था उसको रीएक्टिवेट करते थे बाय द इंजेक्शन ऑफ फाइगोस्टिग्मिन से इसको एक्टिवेट करते थे। तो यानी एसिटिल कोलिन की कमी हो जाती है, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर की कमी होती है किसमें, मायस्थेनिया ग्रेविस में, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अब ये है कि कैसे इसको ट्रीट किया जाए। तो अब रिलीज़ के बाद जैसा कि हमने ये बताया, अब ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होते हैं, इन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इसका मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन अंदर नहीं आ पाता, जब इसके रिसेप्टर नहीं होंगे तो अंदर नहीं आएगा, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और जब मस्कुलर एक्टिविटी फेल करेगी तो चूँकि आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन एंटायरली मस्कुलर प्रोसेस होता है, मेनली जो डायाफ्राम मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। तो अगर डायाफ्राम मसल फेल करेंगी तो रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा, जिससे रेस्पिरेटरी अरेस्ट से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर एसिटिल कोलिन जब रिलीज होता है तो दैट एसिटिल कोलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय द एसिटिल कोलिनोस्टेरेज एंजाइम। अब एसिटिल कोलिनोस्टेरेज एंजाइम यहाँ इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर हम एसिटिल कोलिनोस्टेरेज की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें, तो जब एसिटिल कोलिनोस्टेरेज की एक्टिविटी को हम ब्लॉक करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग एसिटिल कोलिन ख़राब नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और जब डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो वो जो रिमेनिंग रिसेप्टर होंगे वो बार बार इसको ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये मसल का इसमें एसिटिल कोलिन आता रहेगा, क्योंकि यहाँ एसिटिल कोलिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो मायस्थेनिया ग्रेविस है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एसिटिल कोलिनोस्टेरेज ब्लॉकर। तो फाइगोस्टिग्मिन या नियोस्टिग्मिन का इंजेक्शन जो मायस्थेनिया ग्रेविस में दिया जाता है, ये क्या होता है, एसिटिल कोलिन ब्लॉकर होता है, एसिटिल कोलिनोस्टेरेज ब्लॉकर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इंजेक्शन यूज्ड इन इंजेक्शन अगेंस्ट मायस्थेनिया ग्रेविस
ये क्या होता है? एसिटिल कोलिनोस्टीरेज ब्लॉकर। मगर अब एक दवा आ गई है मेस्टोमिन 60 लेटेस्ट मेडिसिन। ये हो गया आपका कि माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स के अंदर नहीं आता। अब हमने ये बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम करने के बाद क्या होते हैं? ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हमने ये कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे रिलीज होते हैं, ये या तो रीअपटेक हो जाता है इनका, और या क्या करते हैं, इसके अंदर एंजाइम होते हैं। तो एसिटिल कोलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय द, हमने ये बताया कि एसिटिल कोलिन है। एक तो एसिटिल, मान लीजिए ये कि कोलिनर्जिक फाइबर है, तो कोलिनर्जिक फाइबर अपने टर्मिनल एंड पर एसिटिल कोलिन रिलीज करता है, और ये जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है तो सम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन आर रिसीव्ड बाय द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर होने के बाद ये सोडियम चैनल को खोल करके, क्या ये सोडियम चैनल को खोलता है, और फर्दर यहाँ पे डीपोलराइजेशन एंड द ट्रांसमिशन या इम्पल्स इज कंटिन्यूड, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एसिटिल कोलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय द एसिटिल कोलिनोस्टीरेज, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एसिटिल कोलिन is destroyed by acetylcholinergic 5, acetylcholinesterase, acetylcholinesterase। और दूसरा फाइबर आप में होता है एड्रीनर्जिक फाइबर। तो ये फाइबर क्या करते हैं? अपने टर्मिनल एंड पर एड्रीनलिन या नार एड्रीनलिन का सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो एड्रीनर्जिक फाइबर होते हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं? एड्रीनलिन या नार एड्रीनलिन। तो वो जो नार एड्रीनलिन है वो या एड्रीनलिन, ये डिस्ट्रॉयड होता है बाय द 2 एंजाइम प्रेजेंट इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एड्रीनलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय adrenaline is destroyed by 2 enzyme monoamino oxidase, and the next one is COMT, catechol oxymethyl transferase, catechol oxymethyl ट्रांसफेरेजेज। तो इसी तरह से कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो रेस्पेक्टिव एंजाइम से या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद, या फिर उनका रीअपटेक हो जाता है। तो रीअपटेक को कम कर, जैसे कि क्या मैंने बताया कोकीन क्या है, ये रीअपटेक को कम कर देता है। तो ये उसके बाद ये नर्व ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है। एंड आई थिंक दैट this pattern is sufficient for to clear your NEET examination, and thank you very much to all of you.